दोस्तों कहा जाता है कि शक एक ऐसी बीमारी है, इसकी हवा जिस किसी को भी लग जाती है तो उसका जो घर परिवार होता है ये पूरी तरीके से उजड़ जाता है, बर्बाद हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है दुनिया में सबसे ज़्यादा नाजुक रिश्ता होता है और दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूत रिश्ता होता है। पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है ये टोटली भरोसे और विश्वास का रिश्ता होता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इंसान का भरोसा, अगर इंसान का विश्वास इस रिश्ते पे डगमगाता है तो उसके बाद में जो इंसान की गृहस्थी होती है वो भी पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद हो जाती है। उसके बाद में जो रिश्ता था पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों आज की घटना में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक व्यक्ति जो कि 5 साल पहले एक लड़की से शादी करता है। लड़की बेहद खूबसूरत, बेहद सुशील, सब कुछ अच्छा। अब ये व्यक्ति उस लड़की के साथ में अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ में अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों जब धीरे धीरे समय गुजरता है और शादी के लगभग 5 साल गुजर जाते हैं और इसी बीच में ये जो लड़की थी ये लड़की गर्भवती हो जाती है। और दोस्तों जब ये लड़की गर्भवती होती है तो इस लड़के को ऐसा लगता है कि उसकी जो पत्नी है, जो गर्भवती है, उसके गर्भ में जो पल रहा बच्चा है वो उसका नहीं बल्कि उसके ही सगे छोटे भाई का है। जब इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके के ख्यालात उसके दिमाग में आते हैं तो उसके बाद में वो जिस रास्ते पर चलता है, जिस क्राइम का रास्ता अपनाता है, यकीनन दोस्तों आप लोग भी सुनेंगे तो सुन के हैरान हो जाएंगे और आप लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी और अपने सगे भाई के साथ में इस तरीके का कैसे कर सकता है। तो दोस्तों क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और कल के दिन जिन लोगों के भी प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं उन सारे लोगों के कमेंट्स वीडियो के अंत में पढ़े जाएंगे, तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शाहबाज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूं ये घटना है आज ही के दिन यानी 27 फरवरी साल 2024 की। 27 फरवरी साल 2024 का ये वो दिन था कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक जगह पड़ती है मंडी रायवाला, और इसी मंडी रायवाला में एक HDFC बैंक का ATM होता है। अचानक से इस HDFC बैंक के ATM से गोली की आवाज़ आती है। अब जैसे ही HDFC बैंक के ATM से गोली की आवाज़ आती है तो जो ATM था ये मार्केट की जगह में था, यानी बाज़ार का इलाका। अब जब इस तरीके की आवाज़ आती है तो पूरे मार्केट में अफरा तफरी फंस जाती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। जो आस पड़ोस के दुकानदार थे वो भी अपनी दुकानें छोड़ के भागने लगते हैं। हर तरफ हाहाकार मच जाती है। कुछ लेडीज़ जो होती हैं वो अपने बच्चों को लेकर इधर उधर भाग रही होती हैं। अब पूरे ही उस इलाके के अंदर एक खबर बहुत तेज़ी के साथ में वायरल होती है कि ATM के अंदर, HDFC बैंक का जो ATM है उस ATM के अंदर लूटपाट हुई है और किसी बदमाश ने किसी ATM से पैसे निकालने वाले व्यक्ति को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है और वहां से कैश लेकर फरार हो गया है। अब जब इस तरीके की खबर फैलती है तो ये खबर जो थी वो पुलिस तक भी पहुंचती है। पुलिस भी आनन फानन में अपनी गाड़ी लेकर, अपनी टीम को लेकर तुरंत मौके पर पहुँचती है और जो मंडी रायवाली वाली जगह है यहीं पर जो HDFC बैंक का ATM है वहीं पर पुलिस पहुँचती है। तो देखती क्या है कि वहाँ पर लोगों का एक हुजूम उमड़ा हुआ है। अब जैसे ही लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ पुलिस देखती है, पुलिस लोगों को हटाती है, बचाती है और हटाते हुए बचाते हुए उस ATM के अंदर पहुंचती है। जैसे ही उस ATM के अंदर पहुंचती है तो पुलिस देखकर सन्न रह जाती है। दरअसल एक महिला है जिसके पास में एक बैग है, हैंड बैग, और अच्छे कपड़े पहने हुई है, अच्छे घर की महिला लग रही है और इस महिला के सर पर गोली मारी गई है। जब इस तरीके की चीज़ें पुलिस देखती है तो सबसे पहले इस महिला की शनाख्त करने की कोशिश करती है। अब दोस्तों पुलिस आस पड़ोस के लोगों से पूछती है कि कोई व्यक्ति ऐसा जो इस महिला को जानता हो या फिर कोई ऐसा व्यक्ति कि जिसने यहाँ से भागते हुए आरोपी को देखा हो। लेकिन वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो बताते हैं कि साहब जब गोली चली थी तो इस पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई थी। कोई भी इस साइड आ नहीं रहा था और ना ही कोई इस महिला को जानता है। उसके बाद में पुलिस जो थी वो उसके बैग को तलाश करती है, उसकी सारी चीज़ें तलाश की जाती है तो आखिरकार पुलिस को इस महिला की शनाख्त हो जाती है। दरअसल इस महिला का नाम आलिया जिसकी उम्र 35 साल के आसपास है, जो कि रहने वाली है इसी सहारनपुर की। अब पुलिस जो थी वो इस महिला के घर वालों को सूचना भिजवाती है कि इस तरीके से आपकी जो बेटी है उसका मर्डर हो चुका है। HDFC बैंक में वो पैसे निकालने के लिए आई थी, उसकी किसी बदमाश ने हत्या कर दी है, उससे पैसे छीनकर वो फरार हो गया है। अभी शुरुआत में तो ये जो मामला था ये लूटपाट का लग रहा था, लेकिन इसी बीच में पुलिस के पास में एक और कॉल आता है। वो जो कॉल आता है उस कॉल में बताया जाता है कि इसी रायवाला इलाके में एक घर के अंदर गोली चली है। अब जैसे ही एक घर के अंदर गोली चलने की बात आती है तो पुलिस आनन फानन में उस घर की तरफ भागती है। तो वहाँ से एक व्यक्ति को हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा होता है। इस व्यक्ति का नाम रेहान सिद्दीकी। अब दोस्तों पुलिस जो थी वो तुरंत उस व्यक्ति को हॉस्पिटल में पहुँच पाती है और हॉस्पिटल में पहुँचवाने के बाद में उसे भर्ती कराया जाता है। सामने
उस व्यक्ति को एक तरीके से उसका जो मेडिकल होना था वो सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। तो पता चलता है कि इस व्यक्ति की गर्दन पर गोली लगी है, काफ़ी ज़्यादा खून बह गया है। इस व्यक्ति को हायर ट्रीटमेंट के लिए रेफ़र किया गया और उधर जो महिला थी उसके भी गोली मारी गई थी। अब पुलिस के सामने बड़ा सवाल था कि 2 ही जगहों पर गोली चली है, इसी इलाके में गोली चली है और दोनों ही गोली लगभग थोड़े से ही टाइम के बीच में चली है। जब इस तरीके की चीज़ें पुलिस के सामने आती हैं तो पुलिस अब इस पूरे मामले में पूछताछ करती है। तो सबसे पहले उस लड़की के घर वालों से पूछताछ की जाती है। लड़की के घर वालों से पूछा जाता है कि तुम्हारी बेटी किसके साथ गई थी, या फिर उसकी किसी से कोई दुश्मनी थी, या फिर ऐसा किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ हो। तो जो लड़की के घर वाले होते हैं वो अलग ही कहानी बताते हैं। दरअसल दोस्तों, लड़की के घर वाले बताते हैं कि इस लड़की की 5 साल पहले शादी हो चुकी है। हमारी जो बेटी है आलिया, हमने इसकी शादी इसी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जो रायबला इलाका है, इसी इलाके में रहने वाले जीशान सिद्दीकी से अपनी बेटी की शादी की थी। अब जब 5 साल पहले हमारी बेटी की शादी जीशान सिद्दीकी से हो जाती है, हमारी बेटी अपने ससुराल में पहुंचने के बाद में सबका बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन इसी बीच में जब धीरे धीरे समय गुजरता है तो जो जीशान सिद्दीकी था ये मेरी बेटी से आए दिन झगड़ा करने लगता है। जब ये मेरी बेटी से झगड़ा करता है तो इन झगड़ों से मेरी बेटी इतना ज़्यादा ऊब जाती है, इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है कि पिछले महीने ही वो इन सारे झगड़ों से ऊब कर और जीशान सिद्दीकी से एकदम परेशान होने के बाद में हमारे घर पर आ जाती है और मायके में ही रहने लग जाती है। और इसी 27 फरवरी साल 2024 को, यानी आज ही के दिन, ये जो जीशान सिद्दीकी था ये हमारे घर पे आया था और हमारी बेटी को बहुत ज़्यादा मना कर, बहुत ज़्यादा बहला कर, फुसला कर लेके गया था और उसने कहा था कि ATM से कुछ पैसे निकालने हैं, उसके बाद मैं तुम्हें वापस कर जाऊँगा। और हो ना हो उसी ने ही हमारी बेटी की हत्या की है। अब पुलिस जो थी वो लड़की के घर वालों के पूरे बयान लिखती है। बयान करने के बाद में सबसे पहले जिस दूसरे लड़के की गोली मारी गई थी, अब पुलिस सोचती है कि शायद इस दोनों केसों का कुछ ताल्लुक निकले। तो वहाँ पर जाने के बाद में जब पूछताछ करती है तो पता चलता है कि यहाँ पर इस लड़के को जो गोली मारी है वो किसी और ने नहीं बल्कि इसके ही सगे बड़े भाई ने गोली मारी है। अब पुलिस घर वालों से पूछताछ करती है, लड़के के घर वालों से, घर वाले इधर उधर की बातें बताते हैं। इसलिए पुलिस अब फैसला करती है कि जो आस पड़ोस के लोग हैं उनसे पूछताछ कीजिए। अब जब आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की जाती है तो आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि साहब इस लड़के को इसके ही बड़े भाई ने गोली मारी है। दरअसल ये जो जीशान सिद्दीकी था, जो कि बड़ा भाई है जिसने गोली मारी है, इस जीशान सिद्दीकी को शक था अपने छोटे भाई के ऊपर कि उसके अवैध संबंध उसकी ही पत्नी के साथ में है। अब पत्नी की बात आती है तो पता चलता है कि पत्नी कौन, तो पता चलता है कि जिस लड़की की ATM के अंदर गोली मारी गई है वो कोई और नहीं बल्कि इस जीशान सिद्दीकी की पत्नी थी। और जिस व्यक्ति की गोली लगी है, जिस लड़के की गोली लगी है, उसकी सगी भाभी थी। और जब इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं तो पुलिस इस मामले में काफ़ी ज़्यादा गंभीर होती है। अब पुलिस जो थी वो इस पूरे मामले में काफ़ी ज़्यादा गहनता से पूछताछ करती है। तो कुछ लोगों से ये पता चलता है कि जो रेहान सिद्दीकी था, यानी छोटा भाई जिसकी गोली लगी है, और उसकी जो भाभी है आलिया, इन दोनों के बीच में अवैध संबंध थे। इस तरीके का शक जीशान सिद्दीकी को था और जीशान सिद्दीकी इसी बात को लेकर अपनी पत्नी से लड़ता था, अपनी पत्नी से आए दिन झगड़ता रहता था। जब इन दोनों के बीच में झगड़े काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो आलिया एक दिन जीशान सिद्दीकी को छोड़कर अपने मायके चली जाती है और फिर अपने मायके में ही रहने लग जाती है। लेकिन जो इसका छोटा भाई था रेहान सिद्दीकी, वो आए दिन यानी डेली बेसिस पे या फिर दूसरे दिन आलिया से मिलने उसके घर जाता था और इसी बात की भनक जीशान सिद्दीकी को लग गई थी। जीशान सिद्दीकी को पहले से ही लगता था कि उसकी जो पत्नी है उसके अवैध संबंध उसके छोटे भाई रेहान के साथ में है। और जब उसकी पत्नी गर्भवती होती है तो उसका जो शक था ये यकीन में बदल जाता है। उसको लगता है कि उसकी पत्नी के पेट में जो बच्चा है ये किसी और का नहीं बल्कि उसके ही छोटे भाई का बच्चा है। इसलिए जो जीशान सिद्दीकी था इसी 27 फरवरी को अपने ससुराल पहुंचता है और ससुराल पहुंचने के बाद में ये अपनी पत्नी से कहता है कि दरअसल मुझे ATM से कुछ पैसे निकालने हैं, तुम चलो मेरी हेल्प कर दो, पैसे निकाल दो। अपनी पत्नी को काफ़ी ज़्यादा मनाता है। शुरुआत में तो वो आने से मना कर देती है, चूँकि पति था, भले ही थोड़ी सी बुराई हो, भले ही थोड़ा सा मनमुटाव हो, इसलिए पति के साथ जाना भी पड़ता है। तो इसलिए जो महिला थी अपने पति के ऊपर भरोसा करती है और उसके साथ में HDFC बैंक के ATM पहुंचती है। और HDFC बैंक के ATM पहुंचने के बाद में वो अंदर चली जाती है, ये व्यक्ति बाहर रह जाता है। उसके बाद में जैसे ही वो पैसे निकाल रही होती है तुरंत एक फायर की आवाज़ होती है और जैसे ही वो फायर की आवाज़ होती है लड़की के सर में गोली लगती है। लड़की वहीं पर गिर जाती है। उसके बाद में जीशान सिद्दीकी वहाँ से फरार हो जाता है और फरार होने के बाद में सीधा अपने घर पहुँचता है। और घर पहुँचने के बाद में दरवाज़ा खुलवाता है और जो रेहान सिद्दीकी था छोटा भाई, वो दरवाज़ा खोलता है। वो कुछ सोच पाता, कुछ समझ पाता, इतने में ही जो जीशान सिद्दीकी था बड़ा भाई, वो अपने भाई के एक गोली मारता है और सामने से एक गोली मारी जाती है। लेकिन इत्तेफाक से वो जो गोली थी वो उसके सर में ना लगकर उसकी गर्दन के पास से गोली लगती है।
अब जैसे ही उसकी गर्दन के पास से चपेट से गोली रगजती हुई जाती है तो जो रेहान सिद्दीकी था वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। वो तड़पने लगता है, झटपटाने लगता है। अब जैसे ही अपने भाई को तड़पता हुआ देखता है, झटपटाता हुआ देखता है, ये तुरंत वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। अब दोस्तों पुलिस जब इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है तो पुलिस को ये चीज़ें साफ हो चुकी हैं कि जो हत्या हुई है वो हत्या इस पर्पज़ से हुई है कि जो जीशान सिद्दीकी था उसको शक था कि उसकी पत्नी के अवैध रिश्ते हैं। हालांकि इस बात का कोई प्रूफ नहीं था कि अवैध रिश्ते हैं भी या फिर नहीं, लेकिन शक के चलते उसने इस तरीके का कृत्य किया। जो जीशान सिद्दीकी का छोटा भाई है रेहान सिद्दीकी, उसका ट्रीटमेंट तो चल रहा है, लेकिन पुलिस का कहना है जो उसकी हालत है ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर बनी हुई है, काफ़ी ज़्यादा सीरियस हालत में है और उसका इलाज चल रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि वो रिकवर कर पाता है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। उधर जो आलिया थी, आलिया की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई है और पोस्टमार्टम से जैसे ही डेड बॉडी आएगी तो पता चलेगा कि गोली कै मारी गई है, कितनी मारी गई, ये सारी चीज़ें साफ़ हो जाएंगी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को पकड़ने की बात कही है। उसकी लोकेशन उसे हरियाणा में मिली है और हरियाणा में लोकेशन तो मिल गई है और बहुत जल्द ही पुलिस उसको अपनी गिरफ्त में ले लेगी, ऐसा पुलिस ने दावा किया है। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने ये कहानी सुनी, ये घटना सुनी, लेकिन इस कहानी से, इस घटना से क्या प्रतीत होता है कि जो जीशान सिद्दीकी था, क्या उसने शक के आधार पर अपनी पत्नी के साथ में जो किया क्या वो सही किया? अब असल में जो बात है वो जीशान सिद्दीकी पकड़ने के बाद में ही सामने आएगी। जीशान सिद्दीकी क्या बताता है, क्या वाकई में जो उसका सगा भाई था रेहान सिद्दीकी और उसकी पत्नी जो थी आलिया, इन दोनों के बीच में अवैध रिश्ते थे या फिर नहीं, इस बात का खुलासा कोई और नहीं बल्कि जीशान सिद्दीकी ही कर सकता है। इसलिए पुलिस उसकी तलाश कर रही है और जैसे ही उसकी तलाश करने के बाद में अगर उसे कहीं लोकेशन मिलती है या फिर जैसे ही वो पुलिस की गिरफ्त में आता है तो इस पूरे केस का खुलासा हो जाएगा। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। क्या आप लोग को लगता है कि जो आलिया थी और जो उसका छोटा भाई था रेहान सिद्दीकी, क्या इन दोनों के बीच में अवैध रिश्ते रहे होंगे? वहीं दूसरी तरफ भले ही अवैध रिश्ते थे या फिर नहीं थे, क्या जीशान सिद्दीकी को क्राइम का रास्ता चुनना चाहिए था? दोस्तों क्राइम किसी भी चीज़ का हल नहीं होता है। इंसान क्राइम करता है, क्राइम करने के बाद में एक इंसान को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए विदा कर देता है और बाकी की अपनी ज़िंदगी हमेशा हमेशा जेल में गुजारता है। और वही यहाँ पर जीशान सिद्दीकी ने किया। जीशान सिद्दीकी को चाहिए था अगर उसकी पत्नी के रिश्ते उसके छोटे भाई से थे तो वो अपनी पत्नी से तलाक ले सकता था, कोर्ट का भी रास्ता खुला था, या फिर अपने ससुराल वालों से इस बात की शिकायत कर सकता था। लेकिन उसने जो रास्ता चुना वो निहायत ही घटिया रास्ता चुना, क्राइम का रास्ता चुना, जिसकी वजह से एक महिला की हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से विदाई हो गई। वहीं उसका जो छोटा भाई है वो अस्पताल के अंदर अपनी मौत और ज़िंदगी के बीच में सांसें गिन रहा है। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी और कल के दिन जिन लोगों के भी कमेंट्स आए थे, अब वक्त होता है कि उन लोगों के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए हैं इसमें अब्दुल मन्नान अंसारी बल्ला शेरपुर बिजनौर उत्तर प्रदेश से लिखते हैं, मलिक भाई आप बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस तरीके की कहानी सुनाई, गाइड किया। तो भैया अब्दुल मन्नान अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मिथुन वर्मा है लिखते हैं, कहानी अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपने सर। तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में जो अगला कमेंट से लिखते हैं प्रणाम साहब, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, भैया प्रणाम कैसे हैं। उसके बाद में नासिर पठान जी हैं जो सर लिखते हैं और 3 हार्ट बनाते हैं। तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देव कुमार जी आज काफ़ी दिनों के बाद में अपना कमेंट्स लिखते हैं, बहुत बढ़िया भैया, आजकल ऐसा बहुत हो रहा है, क्राइम बहुत हो रहा है, जय हिंद। तो भैया देव कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में भारतीय नागरिक हैं लिखते हैं, जो औरत है वही लल्ली है, छोटी है बच्ची है भाई। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है सुनील त्यागी जी का लिखते हैं, रक्षक ही भक्षक बन गया है, रेणु सुनील त्यागी श्याना बुलंदशहर से। तो रेणु सुनील त्यागी आप दोनों पति पत्नी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है तारिक सिद्दीकी का लिखते हैं, भाई थोड़ा कहानी का भूमिका बनाया करो, आप कैरेक्टर की डिटेल्स नहीं करते हैं, विक्टिम नाम फैमिली डिटेल्स ETC। तो तारिक सिद्दीकी जी कुछ ऐसी कहानियाँ होती हैं, कुछ ऐसे क्राइम होते हैं कि जिसमें जो फैमिली होती है उनके नाम छुपाने पड़ते हैं, क्योंकि सही नहीं है किसी की इज्जत के साथ में खेलना। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है तरनी साहू का लिखते हैं, नमस्ते भैया जी, तरनी साहू फ्रॉम छत्तीसगढ़। 29 फरवरी को मेरी 4th मैरिज एनिवर्सरी है और साल हम 28 फरवरी को मनाते थे, क्योंकि 29 फरवरी 4 साल में एक बार आता है। आप हमें विश करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो तरनी साहू जी बहन, आपका जो शादी है उस शादी की जो आपकी 4th मैरिज एनिवर्सरी है, अब की बार आप 29 फरवरी को मना रहे हैं, अच्छी बात है। वैसे आप 28 फरवरी को मनाते थे, तो 29 फरवरी को मना रहे हैं, 4 साल में एक बार आता है, तो अच्छे से सेलिब्रेट करिएगा। आप दोनों पति पत्नी को आपकी मैरिज एनिवर्सरी की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरे व्यूवर्स की तरफ से। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये अनिल सालोंकी जी का लिखते हैं, किसी भी पराये मर्द के साथ में कोई भी महिला ऐसे कैसे घूमने जाती है, रात भर रुकती है। दरोगा और शोएब को तो सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन कुछ
बात से तो एक बात समझ में आई है कि कांटे से कांटा निकाला हर किसी की बस की बात नहीं। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है दानिश जी का है और ये लिखते हैं, ये ना बोलो परत दर परत आपने बोला था मैं नहीं बोलूँगा, आज फिर बोला है, कल भी बोला, प्लीज़ ये नहीं बोलना चाहिए। तो भाई दानिश जी आपको परत दर परत से चिढ़ क्या है, मुझे एक बार एक्सप्लेन ज़रूर करिएगा। उसके बाद में अगर मुझे लगेगा कि वाकई अगर आपको परत दर परत ठेस पहुँचा रहा है तो मैं इस शब्द को चेंज करने का सोचूंगा। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स लिखते हैं, बहुत होशियारी से टाइटल लिखते हो, मानसिकता दिख रही है तुम्हारी थंबनेल में। भाई होता क्या है कि जो थंबनेल है उसको बहुत सही से क्लीन तरीके से लिखना पड़ता है, नहीं तो फिर यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है उसमें फिट नहीं बैठता है और येलो डॉलर कर देता है। कभी कभी वीडियो जो है उसकी रीच भी डाउन हो जाती है, तो इस वजह से टाइटल थोड़ा सा सोच समझ कर लिखना पड़ता है। सो दोस्तों, ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ जो आज की कहानी है ये आप लोगों को अच्छी लगी होगी, हमारे सुनाने का जो तरीका है ये आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर कहानी सुनाने में कोई गलती होती है, कोई मिस्टेक होती है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, हम उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।